हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था वर्क डन। तो आज हम कवर करेंगे उससे आगे के टॉपिक जो कि होगा हमारा बेसिकली एनर्जी। इसमें हम करेंगे एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म्स और जो बेसिकली हमारे सिलेबस से दो टाइप्स एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ एनर्जीज इनटू अदर फॉर्म्स। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, जो कि है अपना एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? जैसे कि हम लोगों को कोई काम करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम फूड कंज्यूम करते हैं। फूड से क्या होता है कि फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है और वो कन्वर्ट होता है हमारा एनर्जी में। जिस हिसाब से हम, जितनी हमारी एनर्जी होगी अकॉर्डिंग उतना ही हम वर्क कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन अगर काम करते रहे और कुछ नहीं खाएंगे तो क्या हम काम कर पाएंगे? तो आंसर आएगा नहीं, हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी थक जाएगी, एग्जॉस्ट होके हम लोग या चक्कर खा के गिर जाएंगे, राइट, बेहोश हो जाएंगे। तो क्या करना होता है, हमें खाना खाते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम, जिससे कि हम बाकी डेली रूटीन के वर्क कर सकें। वैसे ही हमारा वर्क डन है। तो वर्क डन करने के लिए, है ना, तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो वही कहलाती है हमारी एनर्जी, यानी एबिलिटी टू डू वर्क। किसी बॉडी की वो एबिलिटी या कैपेसिटी कि वो कितना काम कर सकता है, कितनी देर तक वो काम कर सकता है, वो कहलाता है। और वो किस पे डिपेंड करता है? वो होती है उसकी एनर्जी। क्लियर? तो एनर्जी क्या हो गया? कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। क्लियर? चलिए अब एसआई यूनिट की बात करें तो एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल। क्लियर? एनर्जी की एसआई यूनिट होती है जूल, क्योंकि ये भी सेम उसकी तरह है जैसे कि अपनी वर्क की होती है। वर्क की भी जूल और एनर्जी की भी जूल। ठीक है, तो एक तरह से एनर्जी और वर्क तो इक्वल हो गए हैं न्यूमेरिकल। तो एनर्जी इज मेजर्ड ऑफ वर्क, यानी कार्य का मापन ही ऊर्जा कहलाता है। एनर्जी इज द मेजर ऑफ वर्क, राइट। एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस ना तो इसकी डायरेक्शन नहीं होती। सिर्फ हम जब भी बात करते हैं एनर्जी की तो एक मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू की बात करते हैं कि इतने जूल हमने काम किया है। डायरेक्शन कभी नहीं बोलेंगे कि इतने जूल काम हमने पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया है, तो ये बात कंसिडर नहीं की जाती। क्लियर? अब बात आएगी 1 जूल ऑफ एनर्जी को डिफाइन करने की। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा कि वो बॉडी, एनर्जी पोसेस बाय अ बॉडी व्हिच इज कैपेबल ऑफ डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क। मतलब अगर कोई बॉडी 1 जूल वर्क करती है तो इट मींस उसने कितनी एनर्जी पोसेस करी है? तो उसने एक एनर्जी पोसेस करी हुई है, कंज्यूम करी है उसने 1 जूल एनर्जी। यानी 1 जूल वर्क करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाती है 1 जूल ऑफ एनर्जी। क्लियर? 1 जूल वर्क करना है तो 1 जूल एनर्जी होनी चाहिए, 2 जूल वर्क करना है तो 2 जूल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, राइट। तो ये हो गया वहां 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी का इंट्रो हो गया, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब आता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है, उसमें से कुछ केसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो बेसिकली जैसे क्या है, लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, है ना, जिसके कारण हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, अपने आसपास की सारी रखी हुई चीजों को देख पा रहे हैं, वो कहलाती है हमारी लाइट एनर्जी। दूसरी है साउंड एनर्जी, जो क्या करती है, किसी मीडियम को जो हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। वो वाइब्रेशन हमारे कानों तक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से हम सुन पा रहे हैं। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैंने एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया है और ये वाइब्रेशन कानों तक पहुंच रही है आप लोगों के, और उसकी वजह से आप लोगों को सुनाई दे रहा है जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ। क्लियर? तो ये हो गया साउंड। हीट एनर्जी, टेम्परेचर राइज या डाउन करने की वजह से, यानी टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी ये आप लोगों ने सुना होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? इसके अंदर दो बेसिकली फिनोमेनास होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, दूसरा होता है न्यूक्लियर फिजन। अब मैंने जो एग्जांपल लिया है यहाँ लिया है वो फ्यूजन का। इसमें क्या होता है, दो लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, इसे कहते हैं फ्यूजन। दूसरा होता है फिजन, एक हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं, दो लाइटर न्यूक्लियर बन जाते हैं। इन दोनों ही केसेस में एक में हमें एनर्जी देनी पड़ती है और एक अंदर एनर्जी निकलती है। तो ये जो एनर्जी होती है इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है अपने पास मैकेनिकल एनर्जी, जो कि बेसिकली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसको हम अभी डीपली वैसे भी पढ़ेंगे, अभी
नेक्स्ट टॉपिक जो वो यही से स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो ये था हमारा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? सपोज मेरे पास ये पेंसिल है, अगर इसको मैं मारूंगा, आपको किसी के भी मारूंगा तो ये चोट लगेगी। तो ये चोट क्यों लगी? क्योंकि मैंने जब इस पे फोर्स लगाया तो ये जो पेंसिल है ये मोशन में आ गई, है ना, मोशन में आई और उस मोशन की वजह से सामने वाले को चोट लगी। तो वो एनर्जी जो मोशन की वजह से किसी भी बॉडी के पास आती है या प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को कहते हैं हम क्या? काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ गन बना रखा है, तो ये गन से जैसे ही इसको दबाते हैं तो यहाँ से ये ट्रिगर दबाते हैं, तो यहाँ से ये जो मैकेनिज्म है ये फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में, पहले पीछे जाता है देन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये आगे की तरफ पुश होती है। क्लियर? और इसी वजह से ये अपने टारगेट पे को पेनिट्रेट करते हुए ऐसे अंदर चली जाती है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इस पे जो फोर्स लगी है वो फोर्स की वजह से इसमें एक बहुत हाई स्पीड अचीव करी है इसने, और उस हाई स्पीड की वजह से ये अपने टारगेट के अंदर घुस जाता है। तो ड्यू टू मोशन, ठीक है, ये बुलेट जो है किसी भी चीज को भेजता हुआ चला जाता है, तो मोशन की वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। सेम ये है एक विंडमिल, इसके अंदर क्या हुआ विंडमिल में? इसके जो विंग्स हैं ये मूव करते हैं, हमने पढ़ा है छोटी क्लास में। किससे मूव करते हैं? एयर चलती है, एयर की स्पीड की वजह से ये मूव करता है, और पीछे का जो मैकेनिज्म होता है उसको कनेक्ट करते हैं बेल्ट से टरबाइन को, और टरबाइन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो क्या करा? एयर की स्पीड को यूज किया इसके विंग्स ने, है ना। तो एयर की स्पीड, स्पीड बोले तो मोशन, मोशन यानी काइनेटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी जो मोशन की वजह से किसी भी बॉडी के अंदर पोजेस होती है या प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मींस मोशन, जहां मोशन वहां काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए अब है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पहले ही लिख लेना, इंपॉर्टेंट। इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है 2 नंबर या 3 नंबर में। तो देखिए मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इस पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियली रेस्ट पे है। क्लियर? इस पे फोर्स लगाई F, तो जिसकी वजह से इसने अपनी पोजीशन चेंज करी यहाँ, और इसके पास वेलोसिटी आ गई v। अब ये मोशन में है, इनिशियली रेस्ट पे फोर्स लगाया तो ये मोशन में आ गया। यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक अभी तक सिर्फ डिस्टेंस ट्रेवल करा है, या डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल करा है वो है s, है ना। अब हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वही एनर्जी है, वर्क इज द मेजर ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W इक्वल्स टू F इनटू S, राइट। अब फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ये हो गया फोर्स और इनटू S, राइट। तो एक इक्वेशन बन गया अपने पास MAS, इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने पास A भी नहीं है और S भी नहीं है, तो अपने को पता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ का सिचुएशन देखें तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और मोशन में है तो हम इसकी हेल्प से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी यहाँ? एक होती है v इक्वल्स टू u प्लस at, टाइम है नहीं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ अगेन टाइम नहीं है। अब रह गई थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, वो अप्लाई हो सकती है क्योंकि टाइम की जरूरत नहीं है, तो उसको अप्लाई करते हैं हम लोग, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब यहाँ से मर्जी अपनी है, s की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और a की भी निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से s की वैल्यू, तो s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a।
इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट थी अपने पास W इक्वल्स टू MA। एस की वैल्यू कितनी है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। तो A से A सब्स्टिट्यूट, तो M को अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 1/2 MV स्क्वायर माइनस 1/2 MU स्क्वायर W। एक इक्वेशन तो बन गई ये, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, कभी कभी इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये देखिए 1/2 MV, V फाइनल वेलोसिटी, 1/2 MU इनिशियल वेलोसिटी। तो इट मींस ये क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? एक बार इसको नोट कर लीजिए, पेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसे, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे क्लास 11th में, राइट। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब कंडीशन अगर देखें, इनिशियली क्या है, ऑब्जेक्ट इस पर है, इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, दैट इज u इक्वल्स टू 0। तो अपने पास जो इक्वेशन आई थी 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu, u की वैल्यू होगी 0, तो ये टर्म पूरा 0, तो वर्क इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2 mv स्क्वायर। और वर्क की एनर्जी होता है, तो ये वर्क मोशन की वजह से है, तो इसको क्या दे देंगे हम नाम, काइनेटिक एनर्जी, या फिर सिंपल हम यूज कर सकते हैं ई के इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ mv स्क्वायर। तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। क्लियर? एक बार पीछे देख लीजिए दोबारा, यहाँ तक ये अपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट था जो कि रेस्ट पे रखा होता, फोर्स लगाई तो मोशन में आया, हमने दो पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया है, फिर वर्क डन का कॉन्सेप्ट और इक्वेशन ऑफ मोशन से एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, वैल्यू आ गई। इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद वैल्यू पुट करी, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो u 0, u की वैल्यू 0 रखी, तो ये आ गया अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर? और बेटर एक्सपीरियंस के लिए हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, जब और ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा ये। तो ये रहा क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाला। क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 15 kg है, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, मास 15 kg, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इक्वल्स टू है 4 मीटर पर सेकेंड, दोनों दे दिया है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है 1/2 mv स्क्वायर, राइट। 1/2 m15 v स्क्वायर 4 into 4 2, ये आ गया 4 into 15 60, 60 into 2 तो 120 जूल आ गया काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए बस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से हमने इसको स्टार्ट किया है। चलिए अब इस पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज दिस। कहता कितना वर्क डन होगा अगर वेलोसिटी को हम 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करते हैं, जबकि जो कार का मास है 1500 kg है। तो देखिए कैसे होगा, मास अपने पास दे दिया है 1500 kg, राइट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30
किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 6 के टेबल पे 5 पर, 6 के टेबल पे 3 पे, तो ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी दे रखी है अपने को 60 किलोमीटर पर आवर, तो ये होगा 1/2, ये हो गया 60 इंटू 5/6 के टेबल पे 10 और ये 3, तो 50/3 फाइनल वेलोसिटी आ गई 50/3 मीटर पर सेकंड। अब क्या आ रहा है, वर्क डन कितना होगा, वेलोसिटी अभी हमने निकाला था कि वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। बनाया था ना कॉन्सेप्ट, कहा था इंपॉर्टेंट है, यूज होता है। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 1500 इंटू 50/3 की पावर 2 माइनस 1/2 1500 इंटू 25/3 की पावर 2। इसमें 1/2 1500 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 इंटू 1500, अंदर बच गया 50 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन रह गई है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 750। इसको सिंपल सा आएगा, ये 2500/3 माइनस ये आएगा 625, 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर नीचे 9, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं, 2500 माइनस 625 5 7 8, तो 1875, राइट, ठीक है। 1875 ये आ गया अपने पास, अपॉन में 9, तो 750 इंटू 1875 अपॉन में 9, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 पर 6 2 5, ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 250, तो 250 इंटू 625, तो दैट इज 625 इंटू 25 5, फाइव 165, तो 15 5 to 10 5 to आएगा 2 आएगा, सॉरी, ठीक है, 51625, तो आंसर आ गया 15625 जूल। तो इतनी जूल एनर्जी लगेगी इस कार की वेलोसिटी को इंक्रीज करने में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity 5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? क्या रहा है क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल। ये काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर उसकी वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, फिर ट्रिपल कर देते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मास चाहिए, और मास अपने पास गिवन नहीं है, तो पहले इस कॉन्सेप्ट से मास निकालते हैं। कैसे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर, वैल्यू 25, 1/2 m गिवन नहीं है, और ये हो गया 5 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो गया 25 इंटू 2, 5 का स्क्वायर नीचे आया 25 इंटू m, 25, तो मास आ गया अपने पास 2 kg,
मास आ गया 2 kg। कह रहा है इसकी वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, वेलोसिटी डबल। फर्स्ट व्हेन इज डबल्ड, राइट, डबल्ड मतलब नई v ले लेते हैं, v1 इक्वल टू हो गया 2 टाइम्स ऑफ v, जो कि हो गया पहले 5 था तो अब हो गया 10। तो काइनेटिक एनर्जी इसको k1 मान लेते हैं, 1/2 mv1 स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो k1 इक्वल टू 1/2 m तो 2 है, v हो गया 10, इसका स्क्वायर 10, तो ये हो गया 100। 100 बोले तो कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। पहले 25 था, अब 100 तो 4 टाइम्स, राइट। कह रहा है कि वेलोसिटी को 3 टाइम्स करते हैं। व्हेन वेलोसिटी इज, तो इसको मान लेते हैं v2 इक्वल्स टू 3v, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 5, 15 मीटर पर सेकंड हो गए अपने पास वेलोसिटी। तो इसको काइनेटिक एनर्जी 2 मान लेते हैं, 1/2 m v2 स्क्वायर। 1/2 m कितना है 2 kg, ये हो गया 15 इंटू 15, तो ये हो गया 225 जूल, 225। काइनेटिक एनर्जी आ गया 225। ठीक है, तो अब नई काइनेटिक, पहले हो गया था 100, अब हो गया 225, 100 जूल, अब आ गया 225। टाइम्स निकालना है तो इसको डिवाइड कर देते हैं 25 से, अपने को पता चल जाएगा कितने टाइम्स है। तो यही कर देते हैं साइड में, 225 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ गया 9 टाइम्स। 9 तो कितनी हो जाएगी, फर्स्ट केस में हो जाएगा 4 टाइम्स, उसके बाद होगी 9 टाइम्स। यानी सिंपली वेलोसिटी जैसे जैसे हम कर रहे हैं तो स्क्वायर टाइम्स बढ़ती जा रही है। देखिए डबल किया तो उसका स्क्वायर 4, ट्रिपल किया 3 टाइम्स किया तो उसका स्क्वायर 9, 4 टाइम्स करेंगे तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर आएगा 16 टाइम्स वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a car and a truck are moving with a speed of 30 meter per second in the same direction if their masses are in the ratio of 1:3, find the ratio of their kinetic energy। ओके, क्या कह रहा है, कार की वेलोसिटी और ट्रक की वेलोसिटी सेम है, ये ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी मासेस का रेशियो, कार का मास और ट्रक का मास है 1/3, 1:3। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा, तो पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, ये होगा इक्वल्स टू 1/2 mc vc स्क्वायर अपॉन में 1/2 mt vt स्क्वायर। चलिए इससे ये कैंसिल, mc अपॉन में mt, इसका रेशियो हो गया 1/3। अब vc स्क्वायर अपॉन में vt स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी क्या 30 का स्क्वायर और ये भी क्या होगा 30 का स्क्वायर, ये कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आ गया, वो भी कितना आ गया 1/3, दैट इज 1:3। तो सेम रेशियो आ जाएगा जो रेशियो इनके मासेस का था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body of mass 5 kg initially at rest is subjected in a force of 200 Newton, find the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 सेकेंड। ये है क्वेश्चन थोड़ा करने वाला। कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, इनिशियली रेस्ट पे है तो U 0, फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो टाइम कितना है 10 सेकंड। देखो पहले तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है 1/2 mv स्क्वायर, तो अपने पास सिर्फ m दे रखा है,
है ना। फोर्स के बाद वेलोसिटी क्या आएगी वो नहीं दे रखी। वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए अपने पास इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, या ये तो लगेगी नहीं क्योंकि डिस्टेंस नहीं है। अगर ये लगाते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस at, ये तो अप्लाई करके देख लिया। v इक्वल्स टू u प्लस at, u दे रखा है, टाइम दे रखा है, a नहीं दे रखा। तो a कैसे निकालेंगे, f इक्वल्स टू होता है ma, तो a इक्वल्स टू हो गया f अपॉन में m। बस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स है 20 और मास है 5, तो एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, अब अपने पास v आ जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस at, u 0 है, a 4 है, टाइम 10 है, तो वेलोसिटी आ गई 40। अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, क्लियर। वेलोसिटी अपने पास है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2, m अपने पास दे रखा है 5, v है 40 इंटू 40, ये आ गया 20, राइट। 20 इंटू 500, 100 इंटू 4 40, तो ये आ गया 4000 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया अपने पास 4000 जूल। बेसिकली क्या था, अपने को कॉन्सेप्ट लगाना था, ये समझना था कि हमें क्या निकालना है और उसके लिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेट क्या करना पहले ये पता होना चाहिए, और उस कैलकुलेशन में क्या क्या चीज की जरूरत है और उसके लिए हम कैसे बाकी चीजों को कैलकुलेट करें। क्लियर यहाँ तक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ हमारा काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी थी मोशन की वजह से, अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, वो एनर्जी जो किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करने से, शेप चेंज करने से, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से आती है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जैसे कि मैंने शेप चेंज करने का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, ये एरो एंड बो जिसे हम धनुष कहते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, इनिशियली जो होता है ना, ये जो थ्रेड होता है वो ऐसे होता है, फिर इसको ऐसे स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद क्या करा हमने, इसकी पोजीशन चेंज, इसकी शेप चेंज करी, शेप चेंज करी तो इसने कौन सी एनर्जी पोजेस करी, पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे छोड़ेंगे तो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी वो आगे की तरफ मूव करने लग जाता है। सेम अपने पास होता है स्लिंग शॉट, जिसे हम कहते हैं गुलेल, उसमें भी यही करते हैं। ये जो रबड़ होती है इसको खींचते हैं और यहाँ पे एक अपने पास उसका लेदर का पीस लगा होता है, उस पे जो भी चीज हम यहाँ पे डालते हैं, खींचते हैं, इसकी शेप चेंज करी, देन छोड़ दिया। सेम हो गया अपने पास कि अब एक स्प्रिंग है, इसको खींचा इस डायरेक्शन में, तो देन ये क्या होगा, शेप चेंज करने के खींचते हैं, रबर बैंड को खींचना, स्प्रिंग को खींचना, तो इस टाइप के जो भी है इस पे क्या कर रहे हैं हम, शेप चेंज कर रहे हैं, है ना। जो टॉय होता है अपने पास, खिलौने होते हैं बच्चे के, जिसमें चाबी भरते हैं हम ऐसे, उसके अंदर क्या होती है, एक लीफ, वो ध्यान से देखोगे पत्ती होती है, लीफ कहते हैं, लीफ स्प्रिंग, उसको ऐसे करके हम ट्विस्ट करते रहते हैं, यानी इसकी शेप चेंज करते हैं। जैसे छोड़ते हैं धीरे 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 वो लूज होने स्टार्ट करता है, उसकी वजह से वो मोशन में रहता है। और अगर हम पोजीशन चेंज करें तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल ली है, हमने क्या करा, इसको इस डायरेक्शन में लेके गए हाइट से, तो जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे की तरफ आके हिट करती है ना। सेम हो गया छत पे जो टंकी रखी जाती है वो यहाँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रखी जाती है, यहाँ हमने रख दिया एक टंकी, राइट, ये रख दिया हमने टैंक। अब इससे क्या होगा, पानी लेना इजी हो जाएगा नीचे, क्योंकि पानी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसको हमने जैसे इसकी शेप यानी पोजीशन चेंज करी, उसमें शेप चेंज करी, पोजीशन चेंज करी, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जितने भी कनेक्शन बीच में कहीं भी देने, अपना पानी पूरे घर में, पूरी बिल्डिंग में सप्लाई हो जाएगा। यही तो करते हैं हम घर में। हम क्या करते हैं, हमारा अगर 1-2 फ्लोर का हाउस है, उसके ऊपर जो जगह होती है जो स्टेयर्स को कवर करती है, उसके ऊपर जाकर टंकी को रखते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है इजीली आ जाता है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी। सेम डैम में होता है, डैम में क्या होता है, एक दीवार खड़ी कर देते हैं, उसके पीछे पानी जो कसोर जो होता है, रिवर, पानी आता रहता है, रुकता रहता है, और जब जरूरत होती है तो उसकी विंडो खोल देते हैं। उस विंडो खोलने की वजह से
क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बहुत स्पीड में जाके पानी जब नीचे गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो उससे हम टरबाइन रोटेट कर लेते हैं। तो ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, जो किसकी वजह से होता है, बेसिकली पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन और शेप। चलिए नोट कर लीजिए। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम सरफेस के रिस्पेक्ट से ऊपर किसी हाइट पे रेज करते हैं, तो उस टाइम जो एनर्जी उस बॉडी के पास होती है उसे कहते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी शेप चेंज करने वाली, सॉरी पोजीशन चेंज करने वाली ग्रेविटेशनल एनर्जी। दूसरी क्या है, शेप चेंज करने वाली, तो उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम या तो खींचते हैं या उसको दबाते हैं, स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग का मैंने भी एग्जांपल लिया, क्या था उसमें, स्प्रिंग को हम दो चीज कर सकते हैं, या तो उसको खींच सकते हैं या हम स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में इसमें क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये छोड़ेंगे तो बाहर की तरफ, उसको करेंगे तो वो अंदर की तरफ, तो इन दोनों ही केसेस में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो बेसिकली यही दो टाइप्स होते हैं हमारे पोटेंशियल एनर्जी का। फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस से ऊपर रेज करते हैं, जैसे कि पानी की टंकी, ठीक है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी धनुष, गुलेल, है ना, स्प्रिंग, इलास्टिक मारते हैं किसी को, ये हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए नोट कर लीजिए। अब है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, वो भी एक ही केस में है अपने पास 9th में, जब हम हाइट से रेज करते हैं। तो उसको करते हैं, ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, रखा हुआ है, इस पे फोर्स लगाई F और इसकी पोजीशन चेंज करके हम यहाँ पे ले आए, तो इसने हाइट अटेंड करी h हाइट तक हम इसको लेके गए। अब एनर्जी निकालनी है तो अपने को पता है कि एनर्जी इक्वल्स टू होता है वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। एनर्जी निकालनी है तो अपने को वर्क निकालना पड़ेगा, और फोर्स F लगाया है और डिस्प्लेसमेंट h हुआ है। अब फोर्स इक्वल्स टू होता है हमारे पास mg, है ना, मास m है, ऊपर रेज किया तो ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स होगी mg। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वर्क इक्वल्स टू mgh, और वर्क ही हमारी एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू आ गया अपने पास, ईपी भी ले सकते हैं इसको, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। तो ये होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जो कि सिंपल सा है, mgh। तो सिंपली यहाँ पे mgh बोले तो ये हाइट वाला केस है, तो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, h पे। क्यों, क्योंकि मास कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो h पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। हाइट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, हाइट कम रखेंगे तो, इट मींस एक बॉल है सपोज, है ना, अपने पास टेनिस की बॉल है, अगर उसे मैं फर्स्ट फ्लोर से छोड़ूंगा तो इजीली कैच कर लेगा नीचे खड़ा होने वाला, सेकंड से छोड़ूंगा फिर भी कर लेगा। अब मैं उसको ले जाता हूँ मानो 20th फ्लोर से, अब जैसे ही छोड़ूंगा तो नीचे सामने जो कैच कर रहा होगा वो उसको छोड़ देगा, उस पर, और कैच कर भी लेगा तो बहुत डर के कैच करेगा, बिकॉज इतनी हाइट हमने उसकी रेज कर दी कि ड्यू टू ग्रेविटी उसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई है कि वो हाथ पे जब हिट करेगी तो बहुत तेजी से चोट लगेगी, है ना। तो यही होता है पानी पे, जो लास्ट फ्लोर पे जब टंकी रखी होती है तो उससे जो नीचे वाला फ्लोर होता है उस पे पानी का प्रेशर कम होता है, लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर में आप टैप ऑन करेंगे तो पानी का प्रेशर बहुत तेजी से होता है, तो ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जितनी हाइट बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी अपनी। क्लियर, चलिए अब कर लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस, जो और इसको क्लेरिफाई कर देगा। कह रहा है फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड गिवन g इक्वल्स टू दिस। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10 kg, उसको रेज किया 6 मीटर की हाइट पर, और g की वैल्यू है 9.8। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी बेसिक सा फॉर्मूला अपने पास है, mgh, मास 10, 9.8, 6,
पॉइंट हटाएंगे 10 से 10 खत्म, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 588 जूल आ गया। लीजिए ये आ गया 588 जूल। पहला क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला है कि पहला क्वेश्चन हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस रखते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, ठीक है। चलिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, find the height at which the object is with respect to the ground. G की वैल्यू अपने को गिवन कह रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना है 12 kg, उसको किसी हाइट पे रेज करके लेके गए और पोटेंशियल एनर्जी इस केस में आ रही है 480 जूल, जबकि जी की वैल्यू अपने को दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। पोटेंशियल एनर्जी हो गया 480, m अपने को दे रखा है 12, g दे रखा है 10, हाइट निकालनी है, इसको इधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं। तो 480 अपॉन में 12 इंटू 10, ये गया इससे, ये गया 4 पे, तो हाइट कितनी आ गई अपने पास, तो 4 मीटर में राइज करना पड़ेगा इसको, ये पोटेंशियल एनर्जी लाने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हुज मास इज 40 किलोग्राम climbs from a hill station A to another hill station B. If A is 1200 meter above sea level and B is 1800 meter above sea level, find work done by him in going from A to B. तो चलिए इसको पहले ऐसे समझते हैं। ये हिल A है और ये हिल B है, सपोज कुछ ऐसा ही है, ठीक है। जो पर्सन है उसका मास है 70 kg, ठीक है। इसमें एक हाइट जो है, ए की हाइट दे रखी है अपने पास 1200 मीटर, जबकि बी की हाइट दे रखी है 1800 मीटर, राइट। ये दे रखा है, जी की वैल्यू नहीं दे रखी है तो 9.8 ले लेते हैं हम, या 10 ले लेते हैं, इजी हो जाएगा। नहीं तो 9.8, अगर नहीं गिवन होगा तो 9.8, ठीक है। 10 इसलिए ले रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। कह रहा है यहां से यहां तक जाने में कितनी एनर्जी इसको, यानी वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क मतलब एनर्जी, और एनर्जी कौन सी हो रही है, इसमें हाइट चेंज हो रही है तो पोटेंशियल। तो पहले हम निकालते हैं ए के लिए, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए क्या आएगा, mgh ए, m कितना है 70, 10 इंटू 1200, राइट। इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी mgh b 70 इंटू 10 इंटू 1800, ये आ गया। अब यहां से यहां तक जा रहा है तो वर्क डन जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा है, सिंपल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल्स टू पीवी माइनस पी ए, क्योंकि ज्यादा ये कम ये कर देते हैं, दैट इज 70 इंटू 10 इंटू 1800 माइनस, राइट, 70 इंटू 10 इंटू 1200, 70 इंटू 10 तो कॉमन आ गया, तो इसको कर देते हैं 70 इंटू 10 ब्रैकेट में 1800 माइनस 1200, ये आ गया अपने पास 700 और ये आ गया इंटू 600, 6 7 जा 42, 1 2 3 4, तो इतना जूल इसको वर्क करना पड़ेगा एक हिल स्टेशन से दूसरे हिल स्टेशन पर चढ़ने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए पोटेंशियल एनर्जी खत्म। अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, बहुत बेसिक्स है, पहले भी शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट।
इसका मतलब होता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को हम खत्म कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। क्लियर? और जो टोटल एनर्जी होती है पूरे सिस्टम की वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो इस पे अगर कहें तो यानी जो हमारी जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी के लिए या टोटल एनर्जी के लिए। मैकेनिकल एनर्जी से हम कहते हैं टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना, दैट इज टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और ये कैसी रहेगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल? ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये वैल्यू बदलेगी नहीं, कभी भी नहीं बदलेगी। जो एनर्जी पहले थी वह एनर्जी बाद में रहेगी, सिर्फ क्या हो रही है एक से दूसरे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी धनुष का हमने केस लिया था, ये खींचा हमने और छोड़ा, तो ये क्या करा हमने? पोटेंशियल एनर्जी छोड़ा, काइनेटिक एनर्जी मोशन आ गया है। गुलेल खींचा, पोटेंशियल एनर्जी छोड़ा, काइनेटिक एनर्जी। डैम में वाटर, पोटेंशियल एनर्जी, विंडो ओपन करे, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो इसमें क्या करा है? ना तो पहले उसके बाद एनर्जी क्रिएट करी है और ना ही हमने खत्म करी है। वो एनर्जी अपना बॉडी अपना उस बॉडी के पास अपना आप आ जाती है, वो एनर्जी थी पहले से, बस हमने उसको एक जरिया दे दिया, ठीक है, एक सोर्स दे दिया। तो एनर्जी को ना तो हम खत्म कर सकते हैं और ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ अब क्या होती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। चलिए अब यही जो है ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया, जैसे काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी का केस। जैसे हम किसी चीज से किसी को हिट करते हैं, मैंने हैमर का केस लिया, हैमर और नेल को जब ठोकते हैं तो मारते रहते हैं, हैमर में क्या हो रहा है? मोशन, वो ठीक है, और जब वो टकराती है नेल पे तो नेल गर्म हो जाती है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि वो बहुत, यहाँ पे मैंने स्टीम इंजन का एग्जांपल लिया है। स्टीम इंजन में क्या होता है? पानी गर्म किया जाता है, उस पानी गर्म करने की वजह से उसमें से वेपर्स बनते हैं, भाप। वो वेपर्स जो होते हैं उसके पास इतनी एनर्जी होती है कि वो इंजन के पार्ट्स को मूव कराने में हेल्प करता है और जिसकी वजह से पूरी ट्रेन चलती है। तो वहां स्टीम इंजन कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी, है ना, जिसकी हीट एनर्जी ने मूव कराने में हेल्प करी, राइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये बहुत बेसिक्स है। हमारे घर में फैन, राइट, मोटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, कोई भी चीज जो रोटेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या कर रहे हैं? हमने सिर्फ स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको मैकेनिकल एनर्जी दे दी, इसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ और एग्जांपल्स मैंने ले रखे हैं अभी। मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका जनरेटर, अब मैं एक बहुत बेसिक है, जनरेटर को ऐसे रोटेट करते हैं, कभी देखना एक हैंडल होता है, लीवर होता है, उससे ऐसे घुमाते हैं, फिर देन जनरेटर, उसमें क्या करते हैं हम? ये मैकेनिकल एनर्जी दी, उसका और समझना है तो डैम। अब डैम में क्या होता है बेसिकली? ये वाटर होता है, तो ये एक दीवार खड़ी कर देते हैं हम डैम में, ये तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये एग्जाम्पल है किसका? डैम। अब यहाँ पे क्या हो गया? डैम में कुछ नहीं करा हमने, अपना पोटेंशियल एनर्जी आई, उस पोटेंशियल एनर्जी को जैसे यहाँ से विंडो ओपन करा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो पोटेंशियल काइनेटिक यानी मैकेनिकल है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे? टरबाइन जो होगा यहाँ से, वो जिसके ब्लेड्स होते हैं बड़े बड़े, वो रोटेट करने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? सिर्फ ये रोटेट कर रहा है पहले, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये रोटेट हो रहा है और रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जनरेटर बेसिक एग्जांपल। केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके लिए सबसे अच्छा है सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब जैसे बैटरी होती है हमारे पास छोटी सी, इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ कभी तोड़ के देखना, सिर्फ यहाँ पे ब्लैक कलर का पाउडर भरा होता है और ये बीच में एक रॉड होती है ग्रेफाइट की, तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे इसके साथ कोई भी हम बल्ब लगाते हैं, वो बल्ब क्या करता है? ग्लो करने लग जाता है। छोटी सी मोटर लगाते हैं, मोटर चलने लग जाती है, छोटी सी जो आती है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सॉरी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे ही लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर पैनल छतों पे लगे होते हैं, सनलाइट पे रखते हैं, सनलाइट की एनर्जी से क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है, तो वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर पैनल। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो
ये था हमारा आज का टॉपिक जो पूरा टोटली डिपेंड था हमारा एनर्जी पे। यहाँ हमारा एनर्जी कंप्लीट हो गया है। इससे पहले वर्क डन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब एनर्जी कंप्लीट कर दिया। अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह गया हमारे पास पावर का, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक इस सारे को रिवाइज कर लेना, तभी जाके आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।